खबरें देश से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में 3 दिन तक चलने वाले रायसीना डायलॉग का 7वां संस्करण का आगाज नई दिल्ली में हो गया है। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय संघ की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन के साथ बातचीत में दोनों नेता भारतीय यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा करने के लिए तैयार हो गए और व्यापार, जलवायु, डिजिटल प्रौद्योगिकी और लोगों के बीच संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग को प्रगाढ़ बनाने पर सहमत हुए। दोनों नेताओं ने तेजी से बदलते भू राजनीतिक स्थिति के परिप्रेक्ष्य में विश्वसनीय प्रौद्योगिकी और सुरक्षा सुनिश्चित करने संबंधित चुनौतियों के समाधान के लिए यूरोपीय संघ भारत व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की शुरुआत किए जाने को लेकर भी फैसला किया है। 27 अप्रैल तक चलने वाले सम्मेलन में 90 देश शामिल हो रहे हैं। आपके नेतृत्व में भारत और यूरोप के संबंधों को एक नई ऊंचाई मिल रही है, संपर्कों के नए क्षेत्र खुल रहे हैं और ये हमारा सहयोग और अधिक हमारे संबंधों को आगे बढ़ाएगा, ये मेरा पक्का विश्वास है। रायसीना डायलॉग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने कहा कि जीवंत लोकतंत्र होने के नाते भारत और यूरोपीय संघ के मौलिक मूल्य और हित एक समान हैं। उन्होंने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ प्रत्येक देश के अपने भाग्य, कानून के शासन और मौलिक अधिकारों का निर्धारण करने के अधिकार में विश्वास करते हैं। यूरोपीय संघ के अध्यक्ष ने कहा कि यूरोपीय संघ को मजबूत करने और इसमें ऊर्जा का संचार करने के लिए भारत के साथ उसकी भागीदारी आगामी दशक में एक प्राथमिकता होगी। We have a lot in common, but we are also facing a challenging political landscape. And therefore, I highly appreciate that this meeting here is possible today, and I'm very much looking forward to the Raisina. किसान और कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर एक सप्ताह चलने वाले किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान का आज उद्घाटन करेंगे। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत ये अभियान शुरू किया गया है, जिसके तहत बड़ी संख्या में किसानों के बीच कृषि और दूसरे संबंध मंत्रालयों की योजनाओं और कार्यक्रमों को लेकर जागरूकता बढ़ाई जाएगी और विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। अभियान के अंतर्गत देश भर के सभी कृषि विज्ञान केंद्रों पर 1 दिवसीय किसान मेले का आयोजन भी किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत से 346 करोड़ 40 लाख डॉलर के सिरेमिक्स और ग्लासवेयर उत्पादों का रिकॉर्ड निर्यात हुआ। इस उपलब्धि पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ये सिरेमिक्स, टाइल्स और सैनिटरी वेयर के निर्यात में भारी बढ़ोतरी के कारण मिली है। अमरावती से सांसद नवनीत राणा ने जेल से ही लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखी है। राणा ने चिट्ठी में मुंबई पुलिस पर कई आरोप लगाए हैं। उन्होंने लिखा है कि पूरी रात पीने के लिए जेल में पानी मांगा, लेकिन पीने के लिए पानी नहीं दिया गया। लोकसभा इधर बम्बई उच्च न्यायालय ने अमरावती की सांसद नवनीत राणा और विधायक पति रवि राणा की गिरफ्तारी के लिए दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने से इनकार कर दिया है। इन दोनों को मुंबई में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निजी आवास के बाहर हनुमान चालीसा पाठ करने को लेकर गिरफ्तार किया गया था। FSSAI ने खाद्य व्यापारियों और उपभोक्ताओं के लिए फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप लॉन्च किया है। इसके द्वारा सरलता से FSSAI पंजीकरण का आवेदन किया जा सकता है। उपभोक्ता इस ऐप का उपयोग संबंधित शिकायतों को दर्ज करने के लिए भी कर सकते हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने निर्यातकों से देश की आर्थिक गति को बनाए रखने के लिए दुनिया भर में नए बाजारों का पता लगाने को कहा है। चेन्नई में उपराष्ट्रपति ने कहा कि विशेष आर्थिक क्षेत्र के तहत मेक इन इंडिया, लोकल गोज ग्लोबल और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की अवधारणाओं को बढ़ावा देने के लिए एक आदर्श मंच है। उन्होंने चेन्नई में मद्रास निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र की इकाइयों के लिए निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सिंगापुर में INA स्मारक जाकर भारतीय राष्ट्रीय सेना के योद्धाओं को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि वीर सैनिकों की याद में बना स्मारक हमें भारत की आजादी के लिए शहीदों के सर्वोच्च बलिदान की याद दिलाता है।
सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद सुनवाई करने पर सहमति जता दी है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि ये 5 न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष रखे जाने वाला मामला है। और अब खबरें राज्यों से। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं 12वीं की टर्म 2 परीक्षाएं आज से शुरू होने जा रही है। टर्म 2 की परीक्षा में देश विदेश से लगभग 34 लाख विद्यार्थी बैठेंगे। कोरोना महामारी के कारण करीब 2 साल बाद बोर्ड की परीक्षा पूरी तरह से होने जा रही है। कोरोना महामारी की स्थिति को देखते हुए बोर्ड ने परीक्षा सेंटर की संख्या में बढ़ोतरी की है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा राज्य में चुनावी तैयारियों की समीक्षा करने के लिए आज गुजरात के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टी से जोड़ने की योजना पर कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा करेंगे। इसके साथ ही विपक्ष की नकारात्मक राजनीति के जवाब में मोदी सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने की रणनीति पर भी वो बात करेंगे। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के लिए स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्रों से नवनिर्वाचित सदस्यों को आज शपथ दिलवाई जाएगी। विधान परिषद के सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलवाएंगे। 9 अप्रैल को 27 सीटों पर मतदान हुआ था, जिसमें भाजपा ने 24 सीटों पर जीत हासिल की थी। इसके अलावा भाजपा ने 36 में से 9 सीटों पर निर्विरोध जीत दर्ज की थी। साथ ही 2 निर्दलीय और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के एक उम्मीदवार ने चुनाव में विजय को हासिल किया था। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ दिल्ली के सर्वोदय बाल विद्यालय और कालकाजी के डॉक्टर BR अम्बेडकर स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस का दौरा किया। साथ ही उन्होंने चिराग एनक्लेव में मोहल्ला क्लिनिक का दौरा भी किया। कर्नाटक में हिजाब विवाद के बाद अब स्कूलों में बाइबल विवाद खड़ा हो गया है। बेंगलुरु के क्लियरेंस हाई स्कूल की ओर से बच्चों के अभिभावकों से कहा गया है कि वो बच्चों को बाइबल लाने के लिए मना नहीं करेंगे। स्कूल प्रबंधन के इस कदम के बाद कुछ संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। तमिलनाडु विधानसभा ने कुलपतियों की नियुक्ति का अधिकार राज्यपाल की बजाय राज्य को देने वाले विधेयक को पारित कर दिया है। इसे सीधे तौर पर राज्यपाल की शक्तियां कम करने की दिशा में उठाया गया कदम माना जा रहा है। विपक्षी दल PMK ने विधेयक का समर्थन किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में निर्बाध बिजली आपूर्ति प्रदान करने का निर्देश दिया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं जो भी व्यवस्था जरूरी हो वो तत्काल की जाए। उन्होंने पावर कॉरपोरेशन को सख्त हिदायत दी है कि इसमें किसी तरह की लापरवाही नहीं की जाएगी। उन्होंने बकायेदार से वसूली के लिए एक मुश्त समाधान योजना लागू करने के भी निर्देश जारी किए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने चेन्नई में उपराष्ट्रपति M. वेंकैया नायडू से मुलाकात की। इस मौके पर लोकसभा सांसद और पार्टी के नेता TR बालू, तमिलनाडु के मंत्री दुरई मुरुगन और मुख्य सचिव डॉक्टर V. इराई अंबू भी मौजूद रहे। नागर विमानन मंत्रालय की ओर से नई दिल्ली के सफदरजंग हवाई अड्डे पर योगाभ्यास कार्यक्रम योग प्रभा का आयोजन किया गया। नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और राज्य मंत्री डॉक्टर V.K. सिंह ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। योगाभ्यास कार्यक्रम में 900 से अधिक कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद में 5,569 करोड़ रुपए की 7 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि नई राजमार्ग परियोजनाओं से जिले का विकास होगा, शहर में यातायात की स्थिति बेहतर होगी और प्रदूषण भी घटेगा। महाराष्ट्र बीजेपी के एक प्रतिनिधि मंडल ने बीजेपी नेता किरीट सोमैया पर हुए हमले के मामले में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल ने महाराष्ट्र में टेरर और पुलिस के गलत उपयोग करने की शिकायत दर्ज की। गृह राज्य मंत्री ने इस मामले में रिपोर्ट मंगवाने का आश्वासन दिया है। भारत इजराइल के बीच राजनयिक संबंधों के 30 साल पूरे होने पर केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने दिल्ली में वॉल आर्ट पीस का अनावरण किया। उन्होंने कहा कि इजराइल के साथ भारत के रिश्ते बहुत पुराने हैं और दोनों देशों के बीच सहयोग आगे भी ऐसे ही बना रहेगा।
अब एक नजर दुनिया भर से आई हुई खबरों पर। अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन जर्मनी में रामस्टीन एयरबेस पर सहयोगियों के साथ यूक्रेन केंद्रित रक्षा वार्ता की मेजबानी करेंगे। बैठक में नाटो के रक्षा मंत्रियों और अन्य देशों के भाग लेने की उम्मीद है। बैठक में चर्चा के दौरान रूस यूक्रेन युद्ध अपडेट, यूक्रेन के लिए अतिरिक्त सुरक्षा सहायता और यूरोप में लंबी अवधि की रक्षा जरूरतों को देखा जाएगा। उधर पड़ोसी मुल्क श्रीलंका में वर्तमान सरकार मुश्किल में है। अभी कुछ समय पहले ही पूरी कैबिनेट के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन हुए थे, जिसमें श्रीलंका सरकार की पूरी कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया था। वहीं अब संयुक्त विपक्ष ने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर ली है। विपक्षी दलों ने दावा किया है कि अब सरकार के खिलाफ पूरा विपक्ष एक हो चुका है और वो जरूरी संख्या बल भी जुटा चुका है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को 60 से ज्यादा दिन हो चुके हैं। इस बीच यूक्रेन ने दावा किया है कि अब तक वो रूस के 21,800 सैनिकों को मार चुका है। हालांकि रूस ने इन संख्याओं की पुष्टि नहीं की है। यूक्रेन का कहना है कि वो रूस के 873 टैंकों, 2,238 बख्तरबंद वाहनों, 179 विमानों और 154 हेलीकॉप्टर के साथ ही 408 आर्टिलरी सिस्टम को भी नष्ट कर चुका है। फ्रांस में एमैनुएल मैक्रों दूसरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति होंगे। उन्होंने चुनाव जीत लिया है। उनकी प्रतिद्वंदी दक्षिणपंथी मारिन ले पेन को 41.08% वोट मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैक्रों को दोबारा फ्रांस का राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई दी है। चीन में कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। शंघाई में 18 अप्रैल को कोरोना के कारण पहली मौत की घोषणा की गई थी। इसके बाद 24 अप्रैल को 39 और 25 अप्रैल को 51 मौतें हुई। चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग के आंकड़ों से पता चला है कि लॉकडाउन में कुल मौतों की संख्या 87 हो गई है, जबकि कुल 22,000 नए मामले सामने आए। दक्षिण पूर्वी नाइजीरिया में एक अवैध तेल रिफाइनरी में हुए विस्फोट में कम से कम 100 लोगों की मौत होने की आशंका है। फिलहाल शवों की तलाश तेजी से की जा रही है। इसके अलावा विस्फोट में शामिल 2 संदिग्धों की तलाश भी शुरू हो चुकी है। नाइजीरिया के राष्ट्रपति मोहम्मदू बुहारी ने विस्फोट को एक दुर्घटना और राष्ट्रीय आपदा करार दिया है। 24वें ग्रीष्मकालीन बधिर ओलंपिक्स 1 से 15 मई तक ब्राजील के कैक्सियस में आयोजित किए जाएंगे। इनमें 39 पुरुष और 26 महिलाएं भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि इन खेलों में भारत से पहली बार इतनी बड़ी संख्या में खिलाड़ी भाग ले रहे हैं।